अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद इरशाद शाह हाशमी आपके अपने चैनल हाशमी पर। जनाब, आज जो है वो 23 जून है और आज बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आप यूनान कश्ती के बारे में प्रोग्राम करें। तो इतने लोगों ने प्रोग्राम किया है, अब इतने लोग आए कि मैं क्या करूं। हर चीज़ तो सब आवाम को बता दी गई है, तो मेरे लिए कोई नई चीज़ होगी तो बताऊंगा। फिर भी लोग कहते हैं तो मैं बताता हूँ। असल में हम बात करेंगे इस बात की कि यूनान कश्ती का जो वाक़या है, वो असल में हमारे पाकिस्तान की एक बुरी तस्वीर है। ये हमारे पाकिस्तान का अलमिया है कि हमारी कौम, हमारी यंग जनरेशन, हमारा नया नस्ल, हमारे मौजूदा लोग कितने मुश्किल में हैं। ये तो एक बात सामने आई, पता नहीं कितनी बातें हमें पता भी नहीं चलती। कितने लोग रोज़गार की नज़र चढ़ गए, कितने लोग खुशियाँ ढूँढने के लिए बाहर चले गए, क्योंकि हमारे मुल्क में अब गरीबों के लिए कुछ नहीं बचा। तो मुख्तसर ये आपको बताऊं कि जो यूनान कश्ती का जो वाक़या है, उसकी बीबीसी ने बड़ी छानबीन की, कंप्यूटराइज चीज़ों से पता चला कि कहते हैं यूनान वाले तो नहीं मान रहे, मगर कहते हैं कोस्ट गार्ड ने खुद कश्ती को डबोया, उन्होंने साथ नहीं दिया। उन्होंने बचाने की बड़ी कोशिश की, चीखें मारते रहे लोग, मगर नहीं बचा। तो पहले तो आपको रियल वीडियो दिखाएं जो कश्ती डूबने की, किस तरह यूनानी हुकाम, यूनानी गार्ड जो है वो किस तरह कोस्ट गार्ड धकेल रहे हैं, फायर भी कर रहे हैं। तो आइए आपको ये रियल वीडियो दिखाएं, ये देखिए। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद हक़ाइक़ कुछ सामने इस तरह आए कि कहते हैं कश्ती डूबने से पहले 7 घंटे समंदर में खड़ी रही और वहाँ ये था कि पूरे 750 मुसाफिर उसमें सवार थे, जिसमें पाकिस्तानी 350 थे। और कहते हैं कि पाकिस्तानियों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया था, उसको निचले दर्जे में रखा गया और बहुत सारे बच्चे भी थे जो उनको पानी भी नहीं दिया गया, खाना भी नहीं दिया। हादसे से पहले कहते हैं 6 लोग वहीं मर गए थे बगैर हादसे के। तो ये है नार्व सलूक उन लोगों का जिन्होंने ऐसा जुल्म किया। उसके बाद कहते हैं कि 750 में से 350 लोग जो थे वो पाकिस्तानी थे, उनमें ज़्यादातर गुजरांवाला के थे। तो ये ऐसा सानिया था जिसके लिए क्या बताएं, उसमें कहते हैं कि 350 पाकिस्तानियों में से 12 पाकिस्तानी बचे। उसमें से एक पाकिस्तानी बचा जो क्या कहता है वहाँ के हालात को, उसने क्या देखा है, ये आपको दिखा दें, ये देखें। जो जिसके साथ हमारी टक्कर भी हुई है, उनको यही बोला है हमने कि हमें रिसीव कर लो। किस तरह बोला उनको आप? हेल्प हेल्प सब कर रहे थे, ये नहीं पता वो कौन से मुल्क का शिप था। तो उनने पानी शानी फेंका है, केक शेक फेंके हैं, तो वो भी तकरीबन चले गए हैं। फिर हम उनसे आगे चले गए हैं कश्ती अपनी लेके। जी हमको 2 शिपों वालों ने पानी दिया है, 2 कार्गो शिप थे। एक जो है वो दिन के टाइम आया था
और एक जो दूसरा है वो रात के टाइम मिला था हमको, उसके साथ हमारी टकरें लगी थी। तो ये यानी कि एक बात क्लियर हो गई कि दिन के वक्त एक बड़ी कश्ती थी या शिप आई थी जिसने कुछ पानी वगैरह दिया और वो चले गए। जी, उस वक्त कोई टकरें वगैरह नहीं, उस वक्त दिन का रोशनी का वो वक्त थोड़ी था। हमारे से दूर थी, वो रस्सियों के जरिए ना उन्होंने गैलने पानी किया है। वो शुरली थी उनके पास, वो शुरली हमारी तरफ उनने चढ़ाई है, उसके साथ रस्सी बांधी थी। अच्छा, उन्होंने और उस पर उन्होंने पानी वगैरह भेजा आप जी, लोगों को? पानी शानी भेजा। ये दिन का वक्त था? जी, ठीक है, पिछला टाइम तकरीबन शाम होने वाली थी। ठीक है, जी, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी शिप जिसने पानी वगैरह फेंका, जिसके साथ टकरें भी हुई, वो रात के वक्त थी? वो रात के टाइम। जी, मैं पीछे बैठा था, वो शिप जो था वो आगे वाली साइड पे था। हम्म। वो जो साथ आदमी है वो बो रहे थे, उसने रस्सी डाली है और मैं पीछे बैठा था। तकरीबन 2 हलारे बने हैं, तीसरे हलारे में सज्जी साइड में मैं पीछे बैठा था, उस साइड पे कश्ती जो है वो डूब गई है, तो फिर हमने छलांगे लगा दी। कहीं ऐसा कोई आपको नहीं लगता कि कोई इतनी करीब कहीं किसी ने आके बात की हो या पूछा हो कि आपने जाना है, और किसी ने आगे से कह दिया हो कि नहीं हमें मदद की ज़रूरत नहीं है, हमने इटली जाना है? ये ऐसा नहीं हुआ? नहीं जी, वो ही शिप था जिसके करीब हम गए हैं, जो रात को आपको बोल रहे हैं। और उनको हमने यही बोला कि हमें हेल्प चाहिए, वो नहीं सुनी उन्होंने आपकी? ठीक है। आपको कुछ याद है कि वो किस किस्म की शिप थी? वो कोई पुलिस की शिप थी या कोई कोस्ट गार्ड की टाइम शिप? था वो, कुछ अच्छा। पता नहीं है। उसके ऊपर बड़ी बड़ी लाइटें लगी थी। अच्छा जी, इतनी स्पीड है नहीं थी। 2-3 दिन से तकरीबन हम एक जगह में घूम रहे थे। अच्छा। वो जो पायलट है शिप का, उसे पता ही नहीं था। हाँ। वो बोलता था जी मैंने वायरलेस किया है, इटली वाले आ रहे हैं, ऐसे है। अच्छा। वो हम एक जगह पे तकरीबन 2-3 दिन एक जगह पे घूमते रहे हैं उधर ही। अच्छा। 20-25 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही। जी, सबसे ऊपर जो है ओपन है, उधर सूरी और मसरी उनकी फैमिली थी। अच्छा। दरमियान वाले पोर्शन में मैं भी था और पाकिस्तानी भी काफ़ी थे। उसके नीचे तय खाने थे, उधर भी पाकिस्तानी उसने बोर्ड नीचे डाले थे। टोटल पाकिस्तानी हम 350 थे। 350 थे? जिनसे 12 पाकिस्तानी हम बचे हैं अभी, जिनका अच्छा। पता है। आपको कैसे पता कि 350 पाकिस्तान थे? आपने गिने थे या आप सब कुछ जानते हैं? जी, हम जब उधर पिछली सेफ से निकले हैं उस टाइम पे सबको पता था कितने पाकिस्तानी हैं। और सूरी मसरी जो है उनका नहीं पता था, पाकिस्तानी पता था कि इतने आदमी जा रहे हैं, ये इस एजेंट के हैं। जी जनाब, सुना आपने ये तलख हकीकतें, ये सच्ची बातें जो एक पाकिस्तानी कह रहा है कि कहते हैं कि पाकिस्तान के 350 लोग नहीं, 350 खानदान खत्म हो गए। उन लोगों ने किस मुश्किलों से, किसी ने मकान रखा गिरवी में, 22 लाख एजेंट लिए थे। अब पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल है कि हमारी हुकूमत, हमारी इंतजामिया न ऐसे लोगों को पूछती है, न आवाम को बचाती है, न उनको रोजगार देती है। तो ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। ये क्यों होता है? ये बहुत समझ से बालातर है। तो बल्कि समझ में आता है, ऐसी बात नहीं है। कितने लोगों के घर उजड़ गए। तो एक नौजवान जो बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक, एक नौजवान जो था वो वाहिद कफील था अपने घर का, तो उसकी जो रिपोर्ट आई तो वो आपको दिखाते हैं कि दुखदायक बातें, ये सुने आप, देखें। At the family home of Raja Aslam, relatives and neighbours have come to offer sympathy and prayers. This is his son Sajid. He filmed himself after arriving in Libya and hasn't been heard from after boarding the boat. It was his 4th attempt at getting to Europe. हमने बहुत कोशिश की है रोकने के लिए। We tried a lot to stop him, but he didn't listen. He went before via Turkey. 2 times he went there, but he had one mission, to go to Europe. Why? Because there is no work here, even if you're educated. Hey, we are sending food now to the boat. This is new footage of the ship that Sajid and hundreds of others were travelling on, taken just hours before it sank, as a nearby commercial ship gave water and food to those on board. जी जनाब, सुना आपने इस नौजवान की दुखदायक बातें। हमारे पाकिस्तान इस कंडीशन में आ गया है कि हमारे जो लोग हैं, नई जनरेशन है, उसका अपनी हुकूमत पर, अपने मुल्क पर भरोसा नहीं रहा। जबकि हमारे पास इतने वसाइल हैं
कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर कुछ नहीं कर सकते। हमारे जो सियासतदान हैं जितने भी हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे बिलावल भुट्टो हो, चाहे जरदारी हो, उन लोगों ने अपने इर्द गिर्द रहने वालों को और अपने आप को इतना अमीर बना दिया है कि अवाम उनको यूँ कीड़े मकोड़े नजर आती है। ऐसी हालत है कि उनके टैक्स से आप सुने एक एक आदमी को, मैं कहाँ, जैसे हम मटियारी में रहते हैं, आप मटियारी के लोगों की हालत देखिए, क्या लोग बन गए। एक जियाले, एक फेसबुक की सहाफ़ी, और जो कड़ी की एक हिस्सा है, ये भी एक कड़ी है सिस्टम की, तो वो लाखों पति बन के कुर्बानियां कर रही हैं। जहाँ अच्छे भले लोग रहेंगे वो फेसबुक की सहाफ़ी एक एक लाख का बकरा लेंगे, जबकि उनकी कोई आमदनी भी नहीं है। तो ये है हमारे करप्शन का सिस्टम। वजीर आजम से लेकर वजीर आला तक, उनके मुशीर, जितने भी लोग, आप उनके असाथे तो देखें, आप दंग रह जाएंगे। खरबे रुपए, अरबे रुपए नहीं, खरबे रुपए। और एक तरफ ये इतनी गलत तकसीम है हमारे मुल्क की कि एक तरफ पूरी आवाम मर रही, न आटा मिलता है, न चीनी मिलती है, न तेल मिलता है। अब अपने पैसों से बिजली भी नहीं मिलती, गैस भी नहीं। जहाँ बिजली न हो, जहाँ गैस न हो, जहाँ अमन अमान न हो, जहाँ बच्चों की पढ़ाई सही न हो, जहाँ अच्छी डॉक्टर न हो, जहाँ जो है वो सरकारी अस्पतालों के नाम पर लूट मार हो, वहाँ क्या होगा? तो ऐसा ही होगा, लोग मरते रहेंगे। एक बात तय है कि अब नई जनरेशन को अपने मुल्क पर एतमाद नहीं रहा। वो चाहते हैं कि हम अपने, कुछ मैंने सुना कि एक बच्चा जो 15 साल का था वो भी चला गया था इस हवाले से अपने माँ बाप को कमाने के लिए। ये ऐसी बात है कि अगर कोई देखे ना तो पूरी दुनिया में ये बदसूरत शक्ल हमारे मुल्क की है। ये है हमारा मुल्क, जहाँ लोग 350 ऐसे मर गए जैसे भेड़ बकरी मर गए। किसी ने कोई ऐलान नहीं किया, हुकूमत ने अभी तक, जिन कम से कम वो तो लोग बर्बाद हो गए। एक तो उनका जो बेटा चला गया, भाई चला गया, बाप चला गया, उसके बाद जहाँ से वो कर्जा लेके गए, मकान बेच दिया, वो ब्याज जो है सूदखोर, वो उनको अलग तंग करेंगे। तो इनका कोई असबाब नहीं है। तो कुछ बीबीसी की रिपोर्ट है जिसमें वालिदैन की जो चीखों पुकार भी, आन ही नहीं देने। अगर कोई आना भी चाहे तो आन नहीं देने। आने ला सब पैसे लेन तो अगे जाओ, कहीं वो हथे मारी सटने लो। इस गांव बंडली में तकरीबन 20 से ज़्यादा कहा जा रहा है कि ऐसे अफराद थे जो कि उस किश्ती में सवार थे। यहाँ पर बहुत से ख़ानदान, बहुत से घर ऐसे हैं जो वो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे जो उन्होंने एजेंट्स को पे किए। उसके लिए उन्हें बंदोबस्त करना पड़ा। कुछ लोगों ने अपने घर गिरवी रखे, कुछ ने जेवरात गिरवी रखे, कुछ ने जेवरात बेचे, पैसे लिए, उन एजेंट्स को दिए और उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ से इटली जाने के लिए भेजा। जी जनाब, सुना आपने? तो ये है हमारे मुल्क, और ये वालिदैन, और ये परेशानी और ये मजबूरियाँ कब तक चलेगी? ये एक सवाल है, कब कैसे चलेगी? कोई है हुकूमत? किसी को पता है कि इन लोगों को कौन बचाएगा? कितने लोग हमारे तालीम हासिल करके बैठे हुए हैं, कितने बेरोजगार हैं, मगर नौकरियां मिलेंगी जालों को, मनपसंद सहाफियों के बेटों को, जरूरतमंदों को नहीं मिल। चूल्हा जलेगा किसका? मनपसंद जालों का, मनपसंद सहाफियों का, मनपसंद करप्ट जो लोग हैं ऑफिसर उनका, जिनके इतने इतने पेट हो गए, वो उनकी जो ये है ना होंठों की, वो सफ़ेद हो गई काले से। ये इतनी गंदगी खाते हैं,